फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सोल्डरिंग के बारे में। फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है ITI इलेक्ट्रिकल का 4th चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हमें कवर करना है जो कुछ मुख्य बिंदु है, कुछ मुख्य पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कंडक्टर हुआ, इंसुलेटर हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, ऑर्डर ऑफ द इंसुलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर, सेमी कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें और सोल्डरिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के पर्पज़ से। फ्रेंड्स जब आप तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी सेमेस्टर का, तो फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके कुछ पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था, जैसे कि कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है कि आप सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आता है फ्रेंड्स कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है फ्रेंड्स आपके बुक में के अनुसार तो कंडक्टर का मतलब ये होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी वो पदार्थ चालक कहलाता है, यानी कंडक्टर कहलाता है। फ्रेंड्स आपको इन सब टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में ही याद रखना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी सर्च करेंगे या फिर कहीं भी आप देखेंगे तो हर जगह इंग्लिश ही यूज़ किया गया है, इसलिए आपको इस चीज़ को इंग्लिश में ही याद रखना जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स कंडक्टर्स में आपको बता रहा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बोलकता वाला पदार्थ कंडक्टर कहलाता है, मतलब चालक कहलाता है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बोल सकते हैं कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में सुगमता प्रदान करता है वो भी चालक कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप किसी भी डिफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं, दोनों कहने का अर्थ सेम ही है। ठीक है, तो ये हुआ कंडक्टर्स का एक छोटा सा डिफिनेशन। चलिए एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं। आप ही बताइए, आप ही सोच के देखिए फ्रेंड्स क्या हो सकता है एग्जांपल्स का। एग्जांपल कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कंडक्टर्स के जो आपको जनरली देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स अर्थिंग प्लेट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? कॉपर यूज़ करते हैं। अपने आपके घरों में क्या है, कौन से वायर यूज़ हो रहे हैं? कॉपर वायर यूज़ हो रहे हैं, एल्युमिनियम वायर यूज़ हो रहे हैं। जो GI पाइप होती है वो क्या होती है? आयरन होती है, वो भी हम यूज़ करते हैं बॉडी को अर्थ करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए कंडक्टर्स के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप ही सोचिए, आप एक कंडक्टर लेने जाओगे, आप एक वायर लेने जाओगे, केबल लेने जाओगे, तो आप क्या क्या सोचोगे इसके बारे में? तो फ्रेंड्स अगर आप एक कंडक्टर लेने जाओगे तो आप क्या सोचोगे कि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए डेफिनेटली। तो एक स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो भी एक प्रॉपर्टी हो गई। सस्ता भी होना चाहिए, एक इकोनॉमिक होना चाहिए, हमारे पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, तो वो भी एक प्रॉपर्टी हो गई। और फ्रेंड्स क्या उसे खींचने पर जल्दी टूटे ना, तो उसके डक्टिलिटी जो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, तन्यता स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रेंड्स आपके सराउंडिंग में ये सारा चीज़ आप सोचिए, आप कंडक्टर लेने जाएंगे में क्या क्या देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सोल्डरिंग करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोल्डरिंग कर रहे हो नहीं रहा है तो फिर क्या फ़ायदा उस कंडक्टर का। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं डेफिनेटली जहाँ सोल्डरिंग का कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं यूज़ पड़ता है कंडक्टर को सोल्डरिंग करने का, तो वो सोल्डरिंग करने लायक भी होनी चाहिए। हाँ एक चीज़ और है, यहाँ वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। फ्रेंड्स वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए कहने का अर्थ है कि अगर वो गर्मी के दिनों में हम इसे यूज़ करें, ऐसा नहीं कि वो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा हो जाए, उसका कनेक्टिविटी कम हो जाए। सेम बारिश में अगर वो यूज़ हो रहा है तो ऐसा नहीं कि उसमें कार्बन कुछ ऐसा पार्टिकल पर जम जाए और वो आपका कंडक्टर को वीक कर दे, यानी कि वो रस्ट वाला हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू कम होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू कम होगा यानी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। कंडक्टिविटी फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। फिर इसमें आपको बता दूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी, यानी कि कंडक्टर का प्रॉपर्टी, वह प्रॉपर्टी जो चालक में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की प्रवृत्ति रखता है, वो उसे कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारे कौन कौन से प्रमुख मतलब कि यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल साइड से कौन कौन से चालक हैं, कंडक्टर्स हैं। जैसे सिल्वर है फ्रेंड्स। सिल्वर का यूज़ तो आप फ्रेंड्स नहीं देखे होंगे, मैं भी बहुत कम देखा हूँ। एक्चुअली इसका यूज़ सोल्डरिंग करने में करते हैं, जो कि ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस में यूज होता है, जहाँ पर थोड़ा सा आपको डिले नहीं चाहिए। तो सबसे अच्छा चीज़ है सिल्वर। क्योंकि फ्रेंड्स सिल्वर महंगा होता है, इसलिए हम लोग जनरली इसी चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते और सस्ते सामानों में ये सिर्फ होता भी नहीं है। क्लियरली बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि सिल्वर का यूज़ कर लें तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कॉपर की। तो फ्रेंड्स कॉपर के बारे में आपको क्या बताना है। फ्रेंड्स आपने तो कॉपर हर जगह यूज़ किया ही होगा। आपके घरों में जो केबल्स आते हैं वो भी प्रायः कॉपर की होती है, क्योंकि कॉपर वायर जो होता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिल्वर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और बाकी सारे कंडक्टर से बहुत कम होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसका क्या क्या बनता है बताता हूँ। इसका बस बार बनता है। बस बार क्या होता है फ्रेंड्स, एक मेन बस बार होता है
उसमें बस होता है, उसमें आप बहुत सारे क्लैंप यूज़ करके, लग यूज़ करके, नट बोल्ट यूज़ करके आप वहाँ से आउटपुट या ब्रांचेस निकाल सकते हैं। तो वो कहलाता है बस बार, ठीक है। तो वो एल्युमिनियम और कॉपर दोनों तरह का बनाया जाता है, लेकिन रेकमेंड किया जाता है कि आप कॉपर का ही यूज़ करें। आप अगर सस्ता के मामले में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली फ्रेंड आपको यही रेकमेंड किया जाएगा एल्युमिनियम को यूज़ करके, क्योंकि फ्रेंड्स कॉपर थोड़ा सा एल्युमिनियम को कंपेयर में महंगा होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है केबल बनाने में, अर्थ करते हैं अर्थिंग प्लेट बनाने में भी कॉपर का यूज़ होता है, मतलब कॉपर प्लेट का यूज़ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हर जगह कॉपर का यूज़ हो रहा है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा है सोना, गोल्ड। गोल्ड का फ्रेंड्स गोल्ड भी यूज़ होता है, लेकिन गोल्ड बहुत ही कम होता है, नगण्य, मतलब नेग्लिजिबल रूप से बहुत ही कम। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप केवल यही जानिए कि गोल्ड भी एक तरह का कंडक्टर है, जो सिल्वर कॉपर के बाद तीसरे नंबर पर गोल्ड आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक बहुत ही वाइट कलर का होता है और रस्ट प्रूफ होता है, मतलब जंग रोधी हो गया आपका है, ये हल्का भी होता है, साथ साथ इसका बस विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जो कि कॉपर के से ज़्यादा होता है लेकिन आयरन से कम होता है, ठीक है। ऐसा समझ जाइए इन चीज़ों को। एल्युमिनियम का प्रयोग कॉपर के जगह पर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कॉपर को रिप्लेस करके एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी क्या होता है, जनरली एल्युमिनियम को रिप्लेस करके कॉपर का यूज़ किया जाता है। कहने का अर्थ है कि फ्रेंड्स कॉपर का यूज़ आप करेंगे तो आपकी मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल फ़ैन की बात कर लो तो आप फ़ैन में जो भी वाइंडिंग होता है वो भी कॉपर वाइंडिंग होता है, तो सस्ते फ़ैनों में एल्युमिनियम वाइंडिंग होता है। एल्युमिनियम वाइंडिंग को एल्युमिनियम वायर होता है, उसके ऊपर एनामेल पॉलिश रहता है, उसके वो वायर से वाइंडिंग की जाती है। उससे क्या होता है कि लोगों को लगता है ये कॉपर वाइंडिंग है और लोग खरीद लेते हैं, पता चलता है बाद में मेंटेनेंस टाइम में कि ये तो एल्युमिनियम वाइंडिंग निकल गया। तो फ्रेंड्स उसकी लाइफ डेफिनेटली कम होती है, सस्ता भी होता है, तो लोग कॉपर ही वाइंडिंग को ही प्रीफर करते हैं। तो कॉपर ज़्यादा अच्छा होता है, और वैसे भी अगर आप कम बजट में जाना चाहते हैं तो एल्युमिनियम बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें टंगस्टन की, तो फ्रेंड्स टंगस्टन यानी कि आपके घरों में 220 वोल्ट का बल्ब जो होता है, एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप जिसको बोलते हैं कि टेक्निकल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, तो उसका यूज़ फिलामेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। आप जहाँ भी जनरली देखिएगा फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रहता है जिंक। तो फ्रेंड्स जिंक भी एक रस्ट फ्री मेटल है। तो वो क्या होता है, रस्ट फ्री मतलब कि इसमें जंग रोधी है, मतलब कि इस पर जंग नहीं लगता, ठीक है फ्रेंड्स। जंग नहीं लगने के कारण यही गुण है इसका जो कि हम लोग इसको गैल्वेनाइजिंग में यूज़ करते हैं, मतलब कि आप इसका लेयर आयरन पर चढ़ा दो। आयरन को आपको पता है फ्रेंड्स, आयरन में जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है, तो ये रस्ट फ्री बनाने के लिए लोहे को आप जिंक का लेयर चढ़ा दोगे तो क्या होगा कि वो वातावरण से, मतलब आपके एटमॉस्फेयर से वो इंटरेक्ट नहीं होगा और इसमें जंग से बचाएगा। जस्ता का यूज़ बता दे रहा हूँ फ्रेंड, जस्ता का यूज़ जैसे कि सेल में, ड्राई सेल में यूज़ होता है जस्ता का यूज़। जिंक तो हिंदी में तो जस्ता बोलते हैं, इंग्लिश में से जिंक बोल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं पीतल की बारी। पीतल क्या होता है फ्रेंड्स, पीतल का भी यूज़ होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनाने में पीतल का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। आप देखे होंगे जितने भी अधिकतर स्विच में, सॉकेट में, जहाँ भी कॉन्टैक्ट में नट बोल्ट जहाँ पर आप वायर को इंसर्ट करके उसे स्क्रू करते हो, टाइट करते हो, तो वहाँ भी पीतल ही यूज़ होता है। तो पीतल किस चीज़ का बना होता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है, आपको याद रखिए। कॉपर और जिंक मिल करके पीतल बना होता है, यानी कि तांबा और जस्ता मिल करके पीतल बनाया जाता है, ठीक है। एक उसका कॉम्पोजिशन होता है, उस कॉम्पोजिशन में मिलाया जाता है, पीतल को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं निकिल की। निकिल भी एक वाइट कलर की धातु है, वो भी जंग रोधी यानी कि रस्ट फ्री है। आयरन के रॉड के ऊपर आप उसे अगर निकिल प्लेटिंग कर देते हो तो उस वो जो आयरन रॉड है वो आपके वातावरण से, इन्वायरमेंट से रिएक्ट नहीं करेगा और ये बहुत दिन तक इसका लाइफ बढ़ जाएगा, ठीक है। निकिल कुछ इस तरह का होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की। तो फ्रेंड्स आयरन के बारे में क्या कहना है फ्रेंड्स, आयरन तो हर एक कोई जानता है, आयरन स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, आयरन और सबके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तो इसका यूज़ फ्रेंड्स जनरली आप देखोगे तार बनाने में, मतलब कि आप देखोगे तार खींचते हैं, जो तार लंबा सा एक बियर्ड वायर होता है, तो वो आयरन का ही प्रायः यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ को मजबूती से बांधने के लिए जो आयरन तार यूज़ करते हैं, या फिर आपको जैसे एक सपोर्ट के लिए एक केबल जा रहा है ओवरहेड से, आपको उसको सपोर्ट देना था, आप वहाँ पर एक आयरन तार को यूज़ में ला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं टीन की। तो टीन जो होता है नर्म धातु है फ्रेंड्स। तो टीन क्या है, टीन एक नर्म धातु है और इसका यूज़ जो होता है हम सोल्डर बनाने में करते हैं फ्रेंड्स। टीन के साथ आप लेड ऐड करके आप इसे सोल्डरिंग वायर बना सकते हैं, फ्यूज वायर बना सकते हैं। एक कॉम्पोजिशन होता है 63, उसके रिलेटेड 37, तो एक 60-40, तो कुछ कॉम्पोजिशन होता है। आप उसके कॉम्पोजिशन के अनुसार उस दोनों को मिक्स कीजिए, टीन को, लेड को, और आप बना सकते हैं एक फ्यूज वायर या फिर सोल्डरिंग आयरन का वायर, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड जर्मन सिल्वर। तो फ्रेंड्स जर्मन सिल्वर के बारे में जान लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है ये भी आपके लिए। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स निकल सकता है, जर्मन सिल्वर का कॉम्पोजिशन क्या है। तो जर्मन
सी नंबर कंपोजिशन बता दो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर 60% यहाँ पर कॉपर यूज़ किया गया है, 15% निकल यूज़ किया गया और 25% जिंक यूज़ किया गया। तो यहाँ पर 60%, 50%, 25% कॉपर, निकल और जिंक का यूज़ में लाया जाता है, तो उसको मिलाकर बनाया जाता है जर्मन सिल्वर। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारा लेड। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया, लेड और टीन मिला करके बनाते हैं फ्यूज वायर, सोल्डरिंग वायर। और एक और चीज़ है फ्रेंड्स, लेड एसिड बैटरी को भी लेड से ही बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ये भी याद रख लिए, लेड जो होता है फ्रेंड्स बहुत डेंस मटेरियल होता है, इसलिए भारी होता है और हैवी होता है। आपने फील किया होगा जब आप लेड एसिड बैटरी को उठा रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह रिमूव करके होंगे, निकाल रहे होंगे, तो आपको ये फील हुआ होगा, उसके कारण उसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए लेड का भी हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं मैग्नीन के बारे में। ये भी ऑनलाइन क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स, मैग्नीन के बारे में क्या है मैग्नीन। तो मैग्नीन का यूज़ करते हैं रजिस्टर बनाने में। ठीक है, रजिस्टर बनाने में कहते हैं मैग्नीन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स। मैग्नीन में 84% कॉपर होता है, 12% मैग्नीज होता है और 4% निकल होता है। तो 84% कॉपर, 12% मैग्नीज एंड 4% निकल से मिल करके मैग्नीन बनता है। मैग्नीन और यूरेका, ये दो मटेरियल से रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो ये सब क्या होता है ना, मटेरियल में टेम्परेचर के अनुसार रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरी नहीं करता है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस बनाने में। तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस सबका होता है कुछ ना कुछ, लेकिन इनका जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो रेशियो है ज़्यादा वेरी नहीं करता है, मतलब बहुत कम इसका वेरिएशन है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसा कुछ ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा फिर भी रेजिस्टेंस वैसे ही रहता है, बनाए रखता है अपने आप को। इसी यही तो क्वालिटी कर हम यहाँ पर मैग्नीन को यूज़ में लाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं यूरेका का बात कर रहा था और मैं आपको बता दूँ, यूरेका जो होता है, यूरेका में 40% निकल और 60% कॉपर से बना हुआ एक मिश्र धातु होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन ये भी हो सकता है, इसका भी यूज़ हम लोग रेजिस्टेंस बनाने में करते हैं। तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, मैग्नीन होता है और यूरेका होता है। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये दोनों कंपाउंड कौन कौन से, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटिनम के बारे में। फ्रेंड्स प्लेटिनम तो बहुत हार्ड होता है और ये सिल्वर के बराबर इसका वैल्यू होता है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप। तो इसका भी यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनाने में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स पारा के बारे में, यानी कि मरकरी के बारे में। फ्रेंड्स मरकरी वेपर लैम्प बनाने में मरकरी का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दो, थर्मामीटर भी आपका मरकरी उसमें इंसर्ट होता है, तभी आप टेम्परेचर मेजर कर लेते हो, क्योंकि मरकरी का क्या एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट के कारण एक्सपांड होता है। तो एक्सपांड होने के कारण वो आपको उसका वैल्यू आप एक सेट कर दोगे, उससे वैल्यू से आपका आगे इंक्रीज और डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू हीट। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं नाइक्रोम। तो नाइक्रोम से ही समझ में आ रहा है निकल प्लस क्रोमियम, इससे क्या बनता है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम से क्या बनता है, नाइक्रोम से बनता है आपका हीटर, जो आप ठंडे के दिनों में वाटर हीटर को हो या फिर आपका जो भी जितने तरह के भी जो हीटर होते हैं जो आपको हीटिंग इफेक्ट देते हैं, मोस्टली वो नाइक्रोम के ही बने होते हैं। फ्रेंड्स आपका जैसे आयरन में जो एलिमेंट यूज़ किया जाता है, आई थिंक वो भी नाइक्रोम का ही बना होता है। आपका वाटर हीटर हो गया, आपका जैसे घर का लिए जो होम हीटर होता है वो भी हो गया। तो जितने होते हैं सारे नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है फ्रेंड्स कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में क्या बताऊँ फ्रेंड्स, कार्बन एक तरह का बहुत ही यूज़फुल हो जाता है फ्रेंड्स। कार्बन का यूज़ बहुत ज़्यादा आप इलेक्ट्रिकल में देखे होंगे, जैसे कि कार्बन ब्रश, जितने भी डीसी मोटर जनरेटर जहाँ डीसी ऐड हो जा रहा है तो वहाँ भी कार्बन का बहुत बड़ा यूज होता है, वहाँ पर कार्बन ब्रशेस यूज होते हैं, उसके बिना आप सप्लाई नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ा मेन रोल तो वही हो गया। कार्बन रेजिस्टेंस आपने नाम सुना होगा, तो कार्बन रजिस्टर बनाने में भी कार्बन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, तो क्या है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर में। तो देखिए जैसे पहले मैं बता रहा था चांदी यानी कि सिल्वर के बारे में, तो पहले नंबर पे आता है सिल्वर, जिसका वैल्यू होता है विशिष्ट प्रतिरोध 0.0164। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 1.64 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जब भी निकालेंगे तो आपको निकालना होगा ओम मीटर में। ठीक है, क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसका यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो आप क्या लिखोगे ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर कैसे होगा बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल आप इसे जान लीजिए ओम मीटर होता है 1.64 × 10⁻⁸। ओम मीटर कैसे वैल्यू आया, तो फ्रेंड्स इसका वैल्यू आता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर। फ्रेंड्स ये एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि आपका वातावरण का टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही एक वैल्यू निकाल दिया गया, उसी वैल्यू को कंसिडर किया जा रहा है। फ्रेंड्स वातावरण का टेम्परेचर यानी कि एम्बिएंट का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसके अनुसार उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है फ्रेंड्स। तो
इन चीज़ों को याद रखिएगा। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है या किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता। तो इसमें आपको याद रखना चाहिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। तो कॉपर का वैल्यू कितना है 1.73 × 10⁻⁸। तो उसका भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। उसी तरह कॉपर के बाद आता है गोल्ड, गोल्ड के बाद एल्युमिनियम, टंगस्टन, जिंक, निकल, लोहा, टीन, जर्मन सिल्वर। ये एक लिस्ट है फ्रेंड्स, आपके बुक्स में मिल जाएंगे, तो आप इसे देख लीजिए और आपको इसे थोड़ा बहुत याद, एटलीस्ट मास तो आप याद रखिए। मैं तो यही आपको रेकमेंड करूँगा फ्रेंड्स, कम से कम आप लोहे तक याद रखिए, आयरन तक आप याद रखिए। आयरन से ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ आपको। आयरन तक मिनिमम आप याद रखिए। मैग्नीन यूरेका भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीन यूरेका का भी यूज़ क्योंकि होता है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। नाइक्रोम भी याद रख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पूरा चार्ट याद कर लो तो नो डाउट कि सही है, लेकिन फिर भी आपको इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप सिल्वर याद रखिए, कॉपर याद रखिए, उसके बाद आपका अपना जिंक भी, निकिल, लोहा और मैग्नीन यूरेका और नाइक्रोम वगैरह सब याद रखिए। बस आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर होता क्या है फ्रेंड्स, चलिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, मतलब कि 0 होती है, मतलब ना के बराबर होती है, तो वो कहलाता है इंसुलेटर। जैसे कि एक प्लास्टिक, एक पीवीसी जो है, आप जो जग यूज़ करते हो पानी पीने, क्या वो इंसुलेटर है? डेफिनेटली इंसुलेटर है फ्रेंड्स। अगर आप इसे कॉन्टैक्ट डालकर फ्लो करोगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नहीं होंगे या ना के बराबर होंगे, तो वो एक कहलाया इंसुलेटर। जैसे ड्राई एयर, ड्राई एयर भी एक इंसुलेटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ड्राई एयर भी इंसुलेटर होता है। आपने ड्राई एयर इंसुलेटर कभी देखा है फ्रेंड्स? आप सोच रहे हैं आपने नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी ओवरहेड लाइन होती है उन लाइनों के बीच ड्राई एयर होता है। तो फ्रेंड्स ड्राई एयर होता है तो एज ए इंसुलेटर के रूप में काम करता है। फ्रेंड्स ये गर्मियों के दिन में ड्राई एयर होता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ ये बारिश के दिन में भी ड्राई हो जाता है। बारिश के दिन में ड्राई नहीं होता है, तभी तो इसमें कोरोना इफेक्ट या फिर बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट इसमें पड़ता है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ड्राई एयर भी एक अच्छा इंसुलेटर होता है। आपके PVC इंसुलेटर वो भी यूज़ होते हैं, रबर इंसुलेटर भी होता है वो भी यूज़ होते हैं। तो इंसुलेटर बहुत तरह के होते हैं। इंसुलेटर ग्रेड भी होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी होता है, मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं इंसुलेटर के लिए, ठीक है। तो जनरली आप देखे होंगे कि आपके वायर के ऊपर जो एक रबर जैसा एक मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वही इंसुलेटर कहलाता है, आप इतना ही समझिए। और वो जो वायर होता है वो कंडक्टर कहलाता है। कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है वायर में, आपके कंडक्टर में फ्लो होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन को और मोटिवेट करना और बढ़ावा देना। लेकिन इंसुलेटर का काम होता है कि उसको अपोज करना, मतलब उसको अगर आप वायर कंडक्टर को टच कर रहे हो तो आपको शॉक फील नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो आपके हाथ से डायरेक्ट कंडक्टर टच नहीं हो रहा है, क्योंकि आप टच क्या कर रहे हो, इंसुलेटर टच कर रहे हो। ये डिस्कस करने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपका फ्रेंड्स ये आइडिया है, आपका एक्सपीरियंस है, तो फ्रेंड्स ये आप समझ लीजिए। चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर किसी मटेरियल का जो वोल्टेज छाने की क्षमता बोल सकते हैं। सब मटेरियल का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि आप देखे होंगे कहीं भी अगर 11,000 लाइन है, ओवरलेड लाइन है, तो आप उसमें काम कर रहे हो जैसे कि, और उसने फ्यूज़ मान लो कहीं से टूट गया, ब्रेक हो गया ऑटोमेटिक लाइन चलते हुए ओवरलोड के कारण ही या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण ही, किसी भी रीज़न से, तो क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार फ्यूज़ टूट जाता है, लेकिन पूरा टूटता नहीं और थोड़ा सा रह जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जैसे कि ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे फ्यूज़ रह गया, यहाँ पर गैप रह गया, तो उसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है मतलब कि वहाँ का जो एयर है वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स एक एयर का भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, और वो एयर को ब्रेक डाउन कर देता है वो वोल्टेज, और उसका वोल्टेज को ब्रेक डाउन करने के बाद वो कंडक्टर पाथ बनाकर मूव करने लगता है अपने इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि हर एक पदार्थ का, हर एक मटेरियल का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, यानी कि वोल्टेज की सहन क्षमता आप कह सकते हैं, तो वो होता है। हर एक चीज़ का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगा, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। मेन टॉपिक क्या है इसमें जानने लगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंसुलेटर का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूँ अच्छे अचालक के गुण। फ्रेंड्स इससे पहले हमने बात किया था अच्छे कंडक्टर्स यानी चालक के गुण,
तो उसके बारे में हमने बात किया था। अब हम बात करेंगे अच्छे अचालक के गुण। तो फ्रेंड अच्छे अचालक गुण में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला जो मटेरियल है एक अच्छा अचालक है, मतलब अच्छा इंसुलेटर है। अच्छा इंसुलेटर करने का अर्थ क्या है? उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स उसमें ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी वो ब्रेकडाउन होकर आपको शॉक दे सकता है अगर आप वो टच किए होंगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? उच्च प्रतिरोध भी होना चाहिए, हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। फ्रेंड्स डेफिनेटली आप कंडक्टर का जैसे सोच रहे हो वैसे ही उसका है, बस दोनों का क्वालिटी में अंतर है। क्वालिटी में क्या है? कंडक्टर केस में निम्न रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो रेजिस्टिव वैल्यू होना चाहिए। इंसुलेटर केस में हाई रेजिस्टिव वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। उच्च कार्यकारी तापमान होना चाहिए, मतलब कि हाई टेम्परेचर पर वो वर्क करने योग्य होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि वो 60-70 डिग्री टेम्परेचर गया और वो उसका मेल्ट होना, उसको नरम होना शुरू हो गया। उस केस में क्या होगा कि वो उसका धीरे धीरे उसका, क्योंकि मैंने बताया फ्रेंड्स कि रेसिस्टिविटी होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वो भी टेम्परेचर को से इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर से इफेक्ट होने के कारण वो कम हो गया और आपको शॉक फील दे सकता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। सस्ता भी होना चाहिए फ्रेंड्स, इको फ्रेंडली आप कह सकते हैं या फिर पॉकेट फ्रेंडली कह सकते हैं, वो भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। सरलता से अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू अवेलेबल होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मजबूत भी होना चाहिए सर, नमीरोधी होना चाहिए। तो नमीरोधी होने का अर्थ यही है कि जैसे कि आप उसे बारिश में भी उसे रख दे, ऐसा नहीं कि मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर ले और फिर आप, वो क्या होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वो ब्रेक होने लगता है और ब्रेक होने के बाद टूटने लगता है और जिससे वो वीक हो जाता है। अगर आपने कभी उसे टच भी कर दिया तो वो करंट पास हो सकता है आपके बॉडी से, इसलिए बोलते हैं नमी रोधी होना चाहिए, नमी उसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आवश्यक आकार से में ढलने योग्य होना चाहिए। फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, जैसे कि आप एक वायर हो तो कि मोटा वायर है तो उसके अनुसार वो शेप में ढल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि मेरा प्रयास जो हो सके सफल हो सके। तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।